मिलावट व घटतोल। मिलावट क्या है? मिलावट मानकों व मानदंडों के तहत किसी शुद्ध वस्तु में कोई अशुद्धि या सस्ती अनावश्यक वस्तु को मिलाना अथवा किसी शुद्ध वस्तु में से आवश्यक महत्वपूर्ण हिस्से को निकाल लेना, यह उस मूल वस्तु में से कोई हानिकारक वस्तु को ना निकालना, ये मिलावट है। और घटतोल मानकों के अनुसार किसी भी वस्तु का वास्तविक भार व माप के अनुसार ग्राहक को ना देना घटतोल है। घटतोल को समझना और जानना परखना थोड़ा आसान है, मगर मिलावट के जाल को समझना अत्यंत मुश्किल है। मिलावट लोग धन के लालच में लोग मिलावट के अपराध को अंजाम देते हैं। आज मिलावट का आलम इस कदर बढ़ चुका है कि हमारे देश में दूध का उत्पादन खपत का 1/4 है, जबकि हमारी राष्ट्रीय डेयरी उत्पादन बोर्ड को भी ये पता नहीं है कि देश में वास्तविक उत्पादन कितना है। हाँ, वो ऐसा जरूर कहते हैं कि हमारे देश में दूध का उत्पादन प्रतिवर्ष 4.2% की दर से बढ़ रहा है। वैसे अन्य रिपोर्टों के अनुसार भारत दुनिया का सबसे बड़ा दूध उत्पादक देश है और सबसे बड़ा उपभोक्ता भी है। इस सब के बावजूद हमारे पास में इतने उपयुक्त आंकड़े नहीं हैं कि हम बता सकें कि हमारे देश में वास्तविक दूध उत्पादन कितना होता है। अब जो अगर 1/4 उत्पादन है और मांग 4 गुना ज़्यादा है, तो इससे हो सकता है कुछ आपूर्ति को पानी मिलाकर भी पूरा किया जाता हो, लेकिन इससे साफ जाहिर है कि कृत्रिम दूध का भी लोग प्रयोग करते हैं। दूध ही नहीं, बहुत सारी चीज़ों में मिलावट है। कुछ खाद्य पदार्थों के अलावा सीमेंट और अन्य चीज़ों में भी मिलावट है, मगर खाद्य सामग्री की मिलावट मानव समाज के लिए अत्यंत घातक है। बाकी भी घातक है, मगर खाद्य सामग्री अत्यंत घातक है। लेकिन खपत की मांग ज़्यादा होना और उत्पादन कम होने के कारण मिलावट युक्त सामान बाजार में आसानी से बिक्री हो जाता है। आलम यह है कि कृत्रिम दूध बनाने के लिए या दूध में मिलावट करने के लिए लोग यूरिया, डिटर्जेंट, ग्लूकोज, पेंट जैसे खतरनाक रसायनों का प्रयोग करके कृत्रिम दूध बना के बाजार में बेच रहे हैं। और सब्जियों में अच्छे रंग दिखने के लिए, हरा रंग दिखाने के लिए कृत्रिम रंगों का प्रयोग करते हैं। लेड और कॉपर के सॉल्यूशन का छिड़काव करते हैं जिससे वो अच्छी और आकर्षक दिखे। मूली और गोभी जैसी सब्जियों में सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग किया जाता है। दाल और चावल में पॉलिश मिलाकर बाजार में बेचा जाता है। बेसन में मक्के का आटा मिलाया जाता है। तेल में पाम ऑयल को मिलाते हैं। सबसे ज़्यादा मिलावट का खेल तो मसालों में होता है। मिर्ची में लाल रंग, लाल पाउडर, इवन ईंटे का चूरा भी मिलाया जाता है। हल्दी में पीला रंग इत्यादि तरीके की बहुत सारी चीज़ें बाजार में या मिलावटखोरों के द्वारा प्रचलित हैं। इन सबको देखते हुए WHO ने भारत को चेतावनी दी है, यदि भारत ने मिलावट के खिलाफ कठोर नियम या कार्रवाई नहीं की तो 2025 तक भारत की 87% आबादी कैंसर जैसे असाध्य रोग से ग्रसित होगी। ऐसे ही आंकड़े हमारी खाद्य सुरक्षा एवं मानक वार्षिकी रिपोर्ट 2016-17 के तहत भी आते हैं, जिसमें बोला गया है कि दूध से बने उत्पादों में 67% मिलावट है। आंकड़े अत्यंत खतरनाक हैं। ऐसा नहीं है कि हमारे यहाँ या हमारे समाज ने, हमारी सरकार ने मिलावट को रोकने के लिए कदम नहीं उठाए हैं।
आज़ादी के 9 वर्ष उपरांत ही हमारे देश में खाद्य व्यभिचारी अधिनियम 1954 लाया गया, जिसको आगे चलकर 1955 में, 1973 में, 1988 में, 1967 में, 1992 में कई आदेशों के तहत कई पदार्थों और मिलावट की चीज़ों के लिए लागू किया गया, जिससे उसके अलग अलग निकाय बन गए, जिससे जनसाधारण को थोड़ी समस्या होने लगी। उसे ये समझ में नहीं आता था कि किस आइटम के लिए क्या, कहाँ जाके शिकायत की जाए, किस प्राधिकरण में किस आइटम के लिए सही शिकायत होगी। इससे थोड़ी सी दिक्कत आने लगी और जो फूड इंस्पेक्टर थे उनके पास में बड़ी ही प्रभावी शक्तियाँ थी, जिससे वो उद्यमियों का दोहन भी करते थे, उनसे अनुचित लाभ भी लेते थे, और जो कोई उद्यमी सही से काम कर रहा है या वो उनको अनुचित लाभ नहीं देना चाहता है, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करते थे। तो ऐसे उद्यमियों के द्वारा व अन्य सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा इसके खिलाफ लगातार आवाज़ उठाई गई। बहुत लंबा संघर्ष चला, तो लगभग 50 वर्षों के बाद 2006 में फिर से एक कानून लाया गया, जिसको हम खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के नाम से जानते हैं। इस कानून के ऊपर भी बहुत सारे आक्षेप लगे हैं, क्योंकि ये कानून जो है, इस कानून का जो बिल बनाना चाहिए था, वो बिल हमें स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन बनना चाहिए था, मगर इस बिल का इस मसौदे को तैयार करने में हमें कृषि विभाग या कृषि मंत्रालय ने इस बिल को तैयार किया, जिसलिए इसके खिलाफ बहुत सारी आवाज़ें उठी। और इसमें कुछ खामियां ये थी कि इसमें उद्यमियों के लिए अपील का एक मार्ग खोल दिया गया, और साथ में ही कुछ जो प्राथमिक उत्पादक हैं, जैसे कि किसान और पशुपालक, इनको इस कानून से बाहर रखा गया, जो कि एक बहुत बड़ा लूप होल है, जिससे मिलावट को रोकना बहुत ही मुश्किल हो जाता है, क्योंकि किसान और पशुपालक खाद्य सामग्री की प्राथमिक कड़ी है। यदि कोई किसान खेत में अनुचित रसायन डालता है, अनुचित खाद डालता है, अनुचित कीटनाशकों का प्रयोग करके फसल की अधिक उपज करता है, तो उसके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है, जबकि वह फसल और उपज से उत्पन्न खाद्य पदार्थ मानव या आदमी के लिए अत्यंत घातक हैं। वैसे ही यदि कोई पशुपालक कृत्रिम दूध का निर्माण करता है और बाजार में लाके डेयरी में बेचने से पहले यह कानून उन पर लागू नहीं होता है। हालांकि पकड़े जाने पे अन्य कानूनों में उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है, मगर यह कानून उन पर लागू नहीं होता है। यह इस कानून की बहुत बड़ी पेचीदगी थी। मगर इस कानून की एक खासियत ये रही कि इसमें कुछ शक्तियां इस प्रकार थी कि जो अलग अलग निकाय बने थे, उन सब निकायों की और के लिए एक सेंट्रल या इंटीग्रेटेड ऑफिस बनी, जो हमारी दिल्ली में है, जिसको हम FSSAI बोलते हैं। ये ऑफिस इसी कानून के तहत गठित हुआ, खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत, जिसमें इस कानून को अम्ब्रेला कानून भी कहते हैं, क्योंकि ये सारे खाद्य सामग्री से संबंधित सारे निकायों का नियंत्रण यही देखता है। तो इससे कुछ आकलन करना आसान हो गया, डाटा इकट्ठा करना आसान हो गया, निगरानी करना आसान हो गया, और इस हिसाब से ये कानून कुछ प्रभावी हुआ। इसने ग्राहकों को कुछ विशेष अधिकार भी दिए हैं। यदि कोई ग्राहक किसी वस्तु पर संदेह करता है, तो वो उसकी जांच के लिए प्रार्थना कर सकता है, या मतलब जांच करवा सकता है। उसके लिए वो जो स्थानीय खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम का जो ऑफिस है, वहाँ से उसकी जांच करवा सकता है। मगर कुछ समाज सेवियों का व एक्टिविस्टों का ये भी आरोप है कि स्थानीय कार्यालय स्थानीय उद्यमियों के साथ में मेलजोल रखते हैं, जान पहचान रखते हैं, जिसलिए स्थानीय कार्यालय उनके खिलाफ कार्रवाई
नहीं करते हैं। तो इस वजह से इस कानून को हावी करने में बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। तो मेरा सुझाव मेरे हिसाब से यही है कि इन सब को दूर करना, यदि हम वाकई में मिलावट के इस श्राप से बचना चाहते हैं या हम अपने देश को बचाना चाहते हैं, तो हमें प्रभावी कानून लाने पड़ेंगे। जैसे हर कानून या हर चीज़ के लिए जन जागरण तो अत्यंत आवश्यक है, उसका करना तो उसके किए बगैर तो संभव ही नहीं। तो लोगों को पहले तो ये बताया जाए कि ऐसे ऐसे करके आप इस तरीके से सामानों की जांच कर सकते हैं और उसके कुछ परिणाम भी अच्छे आने चाहिए। दूसरा क्या है कि हमें एक राष्ट्रीय स्तर पर एक ग्राहक सेवा केंद्र स्थापित करना चाहिए IVRS के तहत, जिसमें लोग जब चाहे तब कॉल करें। यदि किसी आदमी को ऐसा लगता है ये उत्पाद गलत है तो वो जन सेवा केंद्र को फ़ोन करे और उसके फ़ोन करने के बाद में जो स्थानीय कार्यालय वहाँ से एक प्रतिनिधि आए और मौके वारदात पर वो सामान को इकट्ठा करे। हो सके तो इसके लिए यदि कोई नॉमिनल चार्जेस लिए जाने हो तो वो भी लिए जाए। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा पैसा मांग लिया जाए, 10,000 15,000, जो वाजिब है, जो होना चाहिए उतना तक। जो अगर उससे फीस भी ली जाती है तो वो दिन उसका जो अगर प्रावधान किया जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इसमें क्या है, लेकिन ग्राहक को ऐसी शक्ति मिलनी चाहिए कि वो एक ऑडिटर की भांति उसकी अंत तक निगरानी कर सके कि वाकई में जो प्रोडक्ट मेरे सामने लिया गया उसी की जांच हुई, उसी की रिपोर्ट आई। तो इसमें बहुत हद तक कामयाबी मिलेगी इसको रोकने में। दूसरा, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट ने 2012 में कहा था कि दूध में मिलावट के संबंधी जो मिलावट संबंधी जो अपराध हैं उनको आजीवन कारावास होना चाहिए, सजाए मौत नहीं, आजीवन कारावास होना चाहिए। तो ऐसे कठोर नियमों का प्रावधान किया जाना चाहिए। जैसे इन जो अब तक के जो कानून है उसमें मैक्सिमम 6 महीने की जेल है और 7 साल तक है, वो भी बड़े ही जघन्य अपराधों में, या वो वैसे होती नहीं है और बहुत सारा समय कोर्ट केस और इत्यादि में निकल जाता है। तो लोगों को इसके प्रति भय नहीं है, मगर इस तरीके से कि भय हो और किसी को जबरदस्ती जेल में डाल दिया। जैसे पहले फूड इंस्पेक्टरों को बहुत सारी पावर थी, लोगों के पास न्यायालय में अपील करने के लिए उतने मौके नहीं थे। वो भी गलत था, क्योंकि लोकतंत्र की यही तो खूबसूरती है कि सभी के पास में पर्याप्त मौके होने चाहिए। तो इस तरीके से कठोर नियमों का प्रावधान होना चाहिए। और यदि कोई फूड इंस्पेक्टर भी संलिप्त पाया जाए तो उसके खिलाफ भी बहुत ही कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। इसके साथ में ऐसा भी किया जाना चाहिए कि एक रीजनल, जो जिस क्षेत्र में कुछ ऐसी बीमारियां उभर के आई जो खाने के सामान से उत्पन्न होती हैं, तो ऐसा एक डाटा तैयार किया जाना चाहिए। और जो अगर वो बीमारी उस क्षेत्र में पनपी है तो उस फूड इंस्पेक्टर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। और ऐसे आंकड़े यदि इकट्ठे कर लिए जाए तो भी इसमें बहुत सारी कामयाबी मिलेगी। उसके बाद में यदि कोई ग्राहक कोई उद्यमी, विक्रेता, दुकानदार ऐसे कार्यों में संलिप्त पाया जाता है तो उसकी सूचना सार्वजनिक की जानी चाहिए, सोशल मीडिया के जरिए, न्यूज़ चैनल के जरिए, फिजिकल विज्ञापन लगा के, जिससे लोगों को उसके बारे में जानकारी हो, लोग उनका बहिष्कार कर सकें। बहिष्कार करने से क्या होगा कि उनके अंदर मनोवैज्ञानिक दबाव पैदा होगा, जिससे वो ऐसे कार्य करने में थोड़ा सा डरेंगे, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी और सामाजिक बहिष्कार की बहुत बड़ी चुनौती होती है। लोग सामाजिक बहिष्कार से ही सबसे ज़्यादा डरते हैं। इन सब कार्यों को करते हुए हम मिलावट के ऊपर अंकुश लगा सकते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा ज़रूरी है। और रही बात घटतोल को, तो हम साधारण से समझ सकते हैं कि घटतोल में कोई ऐसी ज़्यादा बहुत बड़ी तकनीकी की ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें तकनीकी में भी बहुत ज़्यादा सुधार करना चाहिए, क्योंकि अभी जैसे साइंस एंड प्रौद्योगिकी पुणे ने एक डिवाइस विकसित किया है जिसके तहत
हम दूध में मेलामाइन की स्थिति को 15 मिनट में ही जान सकते हैं। तो यदि दूध में मेलामाइन एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटक है और उसकी जो वास्तविक मात्रा होनी चाहिए, जो प्रतिशत होना चाहिए दूध में, यदि उसको हम जान लेते हैं तो दूध की शुद्धता सुनिश्चित हो जाएगी। ऐसे आविष्कार हमें हर क्षेत्र में करने चाहिए और जिससे कि जो प्राथमिक उत्पादक है वो भी कानून के दायरे में आए, और हो सके तो हमें कानून में भी सुधार करके किसानों और पशुपालकों को भी इस दायरे में लाना चाहिए। जबकि बहुत सारे कानूनविदों का ऐसा मानना है कि पशुपालक और किसान असंगठित क्षेत्र से आते हैं तो उनके ऊपर इस कानून को हावी करना बहुत ही मुश्किल होगा। फूड इंस्पेक्टर या अन्य अधिकारी इन चीज़ों का अनुचित लाभ ले सकते हैं। ऐसी संभावनाओं के बीच में कोई न कोई बीच का रास्ता अवश्य निकाला जाना चाहिए, जिससे कि ग्राहक भी सुरक्षित रहे और प्राथमिक उत्पादक भी अच्छे से काम कर सके, क्योंकि यह मामला हमारे यहाँ खाने पीने से संबंधित है और मिलावट का जो जहर है वो बहुत ही खतरनाक है। यदि हमारे देश की 67% आबादी कैंसर से ग्रसित होती है तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी त्रासदी होगी। इन्हीं सब के साथ में मैं अपना वीडियो अभी समाप्त करना चाहूँगा और वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।